Assalamu alaikum student. I hope you are doing well. Okay, let's have start with name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is solid of chapter number 4 liquid and solid. चैप्टर नंबर 4 में से आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉलिड्स के बारे में. ओके, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं. डेफिनेटली वो नो डैट के मैटर की ये फॉर्म है लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा. तो सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं. सॉलिड स्टेट की हम इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे और इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं इनकी जो कंपोजिशन है वो किस तरह से होती है. तो दीज सब्सटेंसेस विच आर द रिजिड, हार्ड एंड हैव द डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. तो सॉलिड स्टेट इस तरह से यानी कि वजूद में आती है कि इसके एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल या हम ये कह सकें कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो उनकी ख़ास अरेंजमेंट होती है, एक ख़ास डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है. यानी कि ये जो सॉलिड है ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं. तो हार्ड और रिजिड होने की वजह से हम इन्हें ईज़िली कंप्रेस भी नहीं कर सकते. तो क्योंकि इनके एटम्स और आइंस या मॉलिक्यूल्स वट एवर जिस चीज़ से भी मिलकर बने हैं ये सब्सटेंसेस, तो इनकी ख़ास करैक्टरिस्टिक्स ये होती है कि दे आर द क्लोजली पैक्ड टू द ईच अदर. यानी कि देयर आर अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दैम और एंड दे हैव द ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्सेस या एडहेसिव फोर्सेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांगली होती है अमंग दी एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल. तो ज़्यादा फोर्सेस होने की वजह से एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल या इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस के वो फ्रिमली एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर होती हैं. यानी एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ जुड़े होते हैं. जब एक दूसरे के साथ फ्रिमली स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर होंगे तो डेफिनेटली जो सॉलिड सब्सटेंसेस की शेप आएगी तो वो भी हमारे पास के ख़ास डेफिनेट शेप होगी, वॉल्यूम भी होगा और ये रिजिड और हार्ड भी होंगे. तो देयर एग्जिस्ट एज वेल ऑर्डर अरेंजमेंट इन द सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के जो एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है ख़ास पैटर्न में होती है, एक ख़ास अरेंजमेंट होती है इनकी. ये रैंडमली नहीं होते, क्योंकि रैंडमली वो चीज़ होती है जो कि एक दूसरे के साथ एक तरतीब में या एक सीक्वेंस में ना हो. लेकिन यहाँ पर जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं एक ख़ास सीक्वेंस में होते हैं, इनके एटम्स और मॉलिक्यूल ख़ास पैटर्न में होते हैं. तो डैट इज़ वाई सो वी कैन से डैट कि ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और उनकी ख़ास शेप बनती है. अगर हम इनके रेगुलर अरेंजमेंट और सीक्वेंस की बुनियाद पे अगर हम इनको सॉलिड्स को क्लासीफाई करें किस बेसिस के ऊपर, इनकी रेगुलर अरेंजमेंट या सीक्वेंस पैटर्न में ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स अमंग द एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस. तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है और एमॉर्फस सॉलिड्स है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं? ऐसे सॉलिड जिसमें एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल जो है ख़ास अरेंजमेंट में, ख़ास सीक्वेंस में यानी कि एक दूसरे के साथ तरतीब में, एक ख़ास पैटर्न में एक दूसरे के साथ यानी कि हेल्ड टुगेदर होते हैं. तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं. तो इन सॉलिड्स में यानी ख़ास पैटर्न के तहत वो पैटर्न 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है. 3 डायमेंशनल पैटर्न से मुराद है यानी कि अलोंग दी एस एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी इनके ख़ास एक्सिस होते हैं, प्लेन्स होते हैं, एंगल्स होते हैं. और जैसे कि आप देखें सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड आप देखिए क्रिस्टल है यानी कि ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है. तो उसका अगर हम एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो एक क्यूबिक शेप में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और उसके जो एटम्स होते हैं, इसके जो आइंस होते हैं यानी सोडियम और क्लोराइड आइंस, तो वो एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. तो एक यानी एक यूनिट सेल बन जाता है फिर सोडियम क्लोराइड का. यानी इनके अंदर ख़ास प्लेन्स में, ख़ास एज्ड इनके ख़ास एक्सिस में, पैटर्न में इनके आइंस जो होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. सो ऐसे सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नाम कहते हैं. एमॉर्फस सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट्स यानी एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल की कोई भी तरतीब नहीं होती. वो रैंडमली तौर पर यानी एक रैंडमली तौर पर या इरेगुलर पैटर्न में इनकी अरेंजमेंट होती है. सो दे डू नॉट हैव द पोसेसिस अ रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट यानी कि एक ख़ास तरतीब नहीं होती, रैंडमली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. ऐसे सॉलिड्स को हम एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं. इनकी एग्जांपल जैसे कि ग्लास है, प्लास्टिक्स है, रबड़ है, ग्लू है. तो ये तमाम जो सब्सटेंसेस आप देखते हैं तो इनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो रैंडमली
अरेंजमेंट होती है, यानी इरेगुलर अरेंजमेंट होती है प्लास्टिक में, रबड़ में, ग्लू में। तो क्या होता है कि तो हम ये देखते हैं कि सब्सटेंसेस दिस प्रॉपर्टीज एंड म्यूचुअली कंप्लीट मेंटेनेंस ऑफ द शेप्स एंड दी वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव दी ऑर्डर्ड क्रिस्टल्स क्रिस्टलाइन स्टेट, यानी कि इनकी शेप्स भी होगी डेफिनेटली, एक ख़ास वॉल्यूम भी होगा, ख़ास शेप भी होगी, बट लेकिन हम ये देखते हैं कि इनकी ख़ास तरतीब नहीं होती। ठीक है, सो द मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी चेंज्ड इनटू एमॉर्फस सॉलिड्स बाय द मेल्टिंग देम। तो हम क्रिस्टल्स जो होते हैं, यानी जो क्रिस्टल सब्सटेंसेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, हम इनको एमॉर्फस में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम इनको मेल्टिंग करके, आफ्टर मेल्टिंग फिर उसको कूलिंग करके, फिर उस तरह से हम क्या हो सकता है कि वो एमॉर्फस यानी कि सॉलिड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इन दिस वे द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डू नॉट फाइंड टाइम टू अरेंज देमसेल्व्स। तो इस स्कीम में पार्टिकल्स को यानी कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता अरेंजमेंट में, यानी कि उसमें टाइम टू अरेंज देमसेल्व्स तो रैपिडली हो जाता है। तो एज अ लॉन्ग रेंज रेगुलरिटी डज नॉट एग्जिस्ट एमॉर्फस सॉलिड्स बट दे कैन पोसेस स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट। तो दीज क्रिस्टलाइन पार्ट्स ऑफ अदरवाइज एमॉर्फस सॉलिड्स आर नोन एज क्रिस्टलाइड्स भी हम इसे कह सकते हैं। यानी कि कुछ हद तक, वैसे तो इनमें कोई भी रेगुलरिटी नहीं होती, लेकिन कुछ हद तक एक ख़ास रीजन में, चाहे एक छोटे मिनिमम या एक माइन्यूट यानी कि रीजन में इनकी एक तरतीब होती है इनकी कंस्टिट्यूएंट्स में। तो डैट इज़ वाई हम इन क्रिस्टलाइन पार्ट रखने की वजह से एमॉर्फस सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइड्स भी कहते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट, that is why particles of glass soften over a temperature range and they can be molded and blown into the various shapes। तो क्या होता है कि इनकी कोई ख़ास यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इनका नहीं होता है। डैट इज़ वाई ग्लास जो है ना वो वेरी सेंसिबल होता है टूवर्ड्स द टेम्परेचर, यानी कि किसी भी एक टेम्परेचर के ऊपर वो हम इनको मेल्टेड भी हो जाते हैं, इनको मोल्डेड आउट भी कर सकते हैं, एंड दे कैन बी ब्लोन इनटू द वेरियस शेप्स, यानी कि इनको दे कैन बी अल्टर्ड या दे कैन बी हैमर्ड इनटू द डिफरेंट शेप्स में हम इनको ढाल सकते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिबल होते हैं। तो दे डू नॉट पोसेस द डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन इनकी कोई ख़ास हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी क्या क्या खसूसियात है। नंबर 1 ये कि ज्योमेट्रिकल शेप, मेल्टिंग पॉइंट्स, क्लीवेज प्लेन्स एंड एनिसोट्रॉपी। तो ज्योमेट्रिकल शेप डेफिनेटली जाहिर बात है कि सॉलिड सब्सटेंसेस की जब एक डिस्टिंक्टिव यानी एक वाज़े ज्योमेट्रिकल शेप होती है, क्योंकि इनकी रैंडम यानी कि अरेंजमेंट की वजह से एक ऑर्डरली अरेंजमेंट एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, इन 3 डायमेंशनल स्पेस में एटम्स और मॉलिक्यूल की ख़ास तरतीब की वजह से, ऑर्डर की वजह से इनकी एक वाज़े ज्योमेट्रिकल शेप होती है, यानी कि इनकी हमें ज्योमेट्री मिलेगी, यानी कि डिफरेंट हमें इनकी शेप बनती है। इन जैसे कि आप देखिए क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इनके जिसमें इनके डिफरेंट एंगल्स होते हैं, यानी एंगल्स भी, और इनके एक्सिस के ऊपर एक ख़ास तरतीब में इनके कंस्टिट्यूएंट अरेंज्ड होते हैं। तो विच आर द सरफेस intersect are always the same no matter in which the shapes they are grown, the faces and angles remain the characteristics even when the material is ground to the fine powder। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर हम पाउडर की फॉर्म में भी ग्राइंडिंग कर दें तब भी इनके जो एंगल्स या इनकी जो एक्सिस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो बरकरार रहती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। दे कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट से पहचाने जाते हैं कि ये वाली जो इनके जैसे कि सोडियम क्लोराइड है उसका अपना मेल्टिंग पॉइंट्स हो गए, और इस तरह कॉपर सल्फेट्स है, इस तरह से हर एक सब्सटेंसेस के जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अपने मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज प्लेन से मुराद है कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम क्लीवेज करते हैं, यानी काट डाउन करते हैं या हम इनको ब्रेक करते हैं, तो दे डू सो अलोंग द डेफिनेट प्लेन्स। तो एक ख़ास प्लेन्स या एक ख़ास ज्योमेट्री के तहत इनको काटा जाता है या ब्रेक किया जाता है, जिसमें इनकी यानी कि सिमेट्री के हैं या एक्सिस या एंगल्स या जो प्लेन्स है वो बरकरार रहते हैं। एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स के तहत इनकी क्लीवेज की जाती है। तो दीज प्लेन्स आर कॉल्ड क्लीवेज प्लेन्स एंड दे आर inclined into one another to
at a particular angle for a given crystalline solid. So the value of these angles varies from the one solid to another solids में हम ये देख सकते हैं कि इनके फिर जो एंगल्स होते हैं एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड्स में हम ये चेंज हो सकते हैं, यानी कि इनके एंगल्स की जो तरतीब एंगल्स यानी कि अब 90 डिग्री का अगर एंगल्स है तो इसी तरह से अगर हम इसको क्लेवेज करते हैं तो वो इस एंगल्स कम हो सकता है या अगर वह ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह से अगर 180 का है 360 का है, मतलब डिफरेंट एंगल्स से हम मुख्तलिफ दूसरे एंगल्स में हम इनकी क्लेवेज कर सकते हैं। तो एनिसोट्रॉपी प्रॉपर्टी है, एनिसोट्रॉपी से मुराद है कि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो वेरिएशंस आ जाती हैं। उनमें वेरिएशन से मुराद है कि तब्दीली, अल्टरनेशन या तगय्युरात जिसे हम कहते हैं। तो क्या होता है कि वो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन शो करना क्रिस्टल्स का ये डिपेंड अपॉन करता है उनकी डायरेक्शन के ऊपर, यानी कि मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मुख्तलिफ डायरेक्शंस में यानी कि मुख्तलिफ सिमत में क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं, इन प्रॉपर्टी की यानी कि इस खसूसियात के अमल को हम कहते हैं एनिसोट्रॉपी। तो मोस्टली हम ये देखते हैं कि ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। आप ग्रेफाइट की एग्जांपल ले लें, ग्रेफाइट जो है उसमें क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ग्रेफाइट की इज़ अ ग्रेटर है इन दी वन डायरेक्शन एंड देन इन दी अदर डायरेक्शन, यानी कि अगर हम उसकी एक सीमत देखते हैं ग्रेफाइट की यानी एक साइड देखते हैं तो वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो कैपेसिटी है या इलेक्ट्रिक जो वैल्यू है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर, यानी कि दूसरे साइड पे वहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, जबकि एक साइड पे वो करता है। तो जहाँ जिस साइड से या जिस यानी कि डायरेक्शन पे वो करता है तो वहाँ पर ये खसूसियात होती है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना वो फ्री होते हैं, यानी कि दे आर फ्रीली मूविंग या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जिस्ट करते हैं उस डायरेक्शन के ऊपर। तो जब इलेक्ट्रॉन जहाँ पर फ्रीली तौर पर मूव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास आउट हो सकती है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पर क्या है, इसके पास फ्री एक डायरेक्शन के ऊपर आप देखिए पॉइंट आउट करें कि आप इनके ग्रेफाइट जो है ना वो एक गुड कंडक्टर नहीं है, लेकिन उसकी किसी एक ख़ास डायरेक्शन के ऊपर एक सिमत के ऊपर अगर उसको रोटेट करते हैं तो उसकी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पास आउट करने की एबिलिटी मौजूद है। वो एबिलिटी किस वजह से है, वो एबिलिटी उसकी इलेक्ट्रॉन की फ्रीली या मोबाइल हरकत करने की वजह से होती है, और वो भी किस साइड्स के ऊपर, उसकी पैरेलल लेयर के ऊपर ओनली। तो the electrical conduction parallel to the layer only, so therefore its conduction in this direction is far better than the परपेंडिकुलर। तो अगर हम इसकी क्लेवेज करते हैं तो इसकी जो पैरेलल लेयर में से तो इलेक्ट्रिकल सिटी पास आउट हो सकती है, बट इसकी जो परपेंडिकुलर साइड्स होंगे, परपेंडिकुलर लेयर्स होंगी ऑफ डायरेक्शंस की, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी। तो इससे मुराद ये है कि ऐसे सॉलिड जो कि अपनी एक ख़ास डायरेक्शन के ऊपर, ख़ास साइडों के ऊपर मुख्तलिफ प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो हम इसे कहते हैं, ऐसे हम सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, हम इनको एनिसोट्रॉप्स कहते हैं और इनकी प्रॉपर्टी को एनिसोट्रॉपी कहा जाता है। तो एनिसोट्रॉपी यानी कि डिफरेंट वेरिएशंस फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, देयरफॉर इट्स कंडक्टिविटी। तो सिमिलरली क्लेवेज इटसेल्फ इज एन एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर। तो क्लीवेज यानी कि काटना, ब्रेक डाउन करना एक ख़ास प्लेन में, एक ख़ास एक्सिस में, तो उस एक्सिस और प्लेन में हम ये देखना कि उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वह मुख्तलिफ है, जबकि दूसरी यानी कि प्लेन में मुख्तलिफ थी। तो इसका मतलब है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो मोर दैन डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बट एट दी डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट एंगल्स एंड प्लेन्स के ऊपर। सो दीज आर कॉल्ड दी एनिसोट्रॉपी फिनोमिना। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी है सिमेट्री। सिमेट्री किसे कहते हैं? सिमेट्री से मुराद ये होता है कि किसी भी हम एक चीज़ को जब हम बार बार रिपीट करें या ये कहें अगर हम उसको रोटेट करें डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, तो जितने भी एंगल्स के ऊपर हम उसको रोटेट करेंगे, लेकिन वो क्या होगा कि वो उसकी जो शेप है या उसकी जो सिमेट्री है वो सेम रहेगी, यानी उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी।
तो उसके जो एंगल्स होंगे या उसके जो एक्सिस होंगे वो चेंज नहीं होंगे, चाहे बजाय आप उसको कितने भी यानी एंगल्स के ऊपर रोटेट कर दें। तो द रेपिटेशन ऑफ फेसिस एंगल्स या एज्ड व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय द 360 अलोंग इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द सिमेट्री। यानी कि डिफरेंट हम एंगल्स के, देखिए क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर को आप चारों तरफ से भी जिस तरह से भी आप इसको रोटेट करें, घुमाएं आपको, तो उसकी शेप में किसी किस्म का कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा आपको, वैसे कि वैसे बरकरार रहेगी। अब किसी भी एंगल के आप रोटेट करते हो तो इट्स मीन डैट कि उसके अंदर सिमेट्री पाई जाती है, ये प्रॉपर्टी है उसकी। जैसे आप देखिए किसी हम चीज़ को एक कट करते हैं यानी हाफ करते हैं, तो एक जो हिस्सा होता है वो दूसरे हाफ हिस्से का यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है वो उसकी। यानी कि आप उसको कट डाउन करें तो उसके बाद यानी कि वो उसका मिरर इमेज होगा, और उसके सेंटर में आप मिरर रख दें उस हाफ हिस्से के आगे, तो ऐसा लगेगा मिरर में कि पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया है उसी चीज़ का जिसको हमने काटा है, यानी उसकी पूरी की पूरी हमें शेप आ जाएगी। तो उसे हम कहते हैं कि हमने सेंटर में से काटने से फिर उसकी जो हाफ पार्ट है वो दूसरे पार्ट की भी क्या है, वो मिरर इमेज है, तो हम इसको कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से मुख्तलिफ सिमेट्री होती हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होती है, जिस तरह से सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पाई जाती है और ये बहुत ज़्यादा यानी कि यूनिक और करैक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स। हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स से मुराद है कि जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो क्रिस्टल्स जब क्रिस्टलाइजेशन जब हम कर रहे होते हैं तो क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं, तो क्रिस्टल्स की ग्रो होना यानी कि किस शेप में उसका बनना, वो उसे हम कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं, हम किसी भी एक सॉल्यूशन को हम बनाते हैं, पहले हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से पास आउट और करते हैं, देन उसका हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी उसको हम हीट करते हैं मोर एंड मोर, उसके बाद फिर हम उसको कूल करते हैं। आफ्टर कूलिंग उसके बाद एक मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर हमें क्रिस्टल्स हमें मिलना शुरू हो जाते हैं, यानी बनना शुरू हो जाते हैं। वो जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो ख़ास शेप में बनते हैं, तो जिस शेप में बनते हैं या जिस शेप में वो ग्रो होते हैं, तो दीज आर फॉर्म्ड बाय ग्रोइंग इन द वेरियस डायरेक्शंस में, तो उसे हम कहते हैं ये हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स है, यानी किस शेप में ये ग्रो कर रहे हैं। तो इफ तक तो फिर क्या होता है, आप देखिए जैसे कि हम कॉपर सल्फेट है तो उसके क्रिस्टल्स की शेप मुख्तलिफ होगी, इसी तरह से कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स हैं उनकी शेप मुख्तलिफ होगी। तो डिफरेंट साल्ट की या डिफरेंट सॉलिड्स क्रिस्टलाइन की शेप जो होती हैं उनकी क्रिस्टल्स की वो मुख्तलिफ होती है। फिर वो क्या होता है डैट आर वो इस चीज़ एक मेन फैक्टर ये है कि वो कंडीशन होती है वो डिपेंड अपॉन करती है फॉर ग्रोइंग अ क्रिस्टल आर द मेंटेन व्हेन द शेप ऑफ क्रिस्टल ऑलवेज रिमेन्स द सेम। इफ़ अगर उनकी जो शेप है वो सेम रहती है, तो इफ़ द अगर कंडीशन चेंज हो जाती है तो फिर उन क्रिस्टल्स की जो शेप है वो भी चेंज हो सकती है। यानी कि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, यानी कि एनवायरमेंटल फिनोमिना भी हो सकता है, एनवायरमेंटल कंडीशन या जिस सिचुएशंस के अंदर हम क्रिस्टलाइजेशंस कर रहे हैं, तो वो जो सिचुएशंस है वो जो फैक्टर्स है वो इफेक्ट कर सकते हैं क्रिस्टल्स के शेप्स के ऊपर, क्रिस्टल्स के ग्रोइंग में, यानी उसकी हैबिट के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर सिचुएशंस चेंज होंगी तो फॉर एग्जांपल क्यूबिक क्रिस्टल्स है ऑफ सोडियम क्लोराइड के बिकम नीडल लाइक बन जाती हैं, पतले सुई की तरह बन जाते हैं जब उनके अंदर 10% यूरिया मौजूद हो उनके सॉल्यूशंस के ऊपर एज एन इम्प्योरिटी, यानी कि एज एन इम्प्योरिटी के तौर पर अगर उनके सॉल्यूशंस के अंदर 10% यूरिया ऐड हो जाए किसी तरह से, तो उनके जो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स होंगे वो हमें नीडल टाइप मिलेंगे, हमें नीडल टाइप मिलेंगे। डोर बंद कर दो, डोर क्लोज कर दो, डोर क्लोज करो। तो उनके क्या होंगे, तो इनकी नीडल्स लाइक बनेंगे क्योंकि उनके अंदर क्या है एज अ इम्प्योरिटी, यानी कि ऐड हो गई हैं यूरिया 10% ऐड करने से। तो क्या हो गया, यानी कि एक सिचुएशन या कंडीशन जो होती है ना वो चेंज होने की वजह से इनकी हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स के ऊपर काफ़ी इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। तो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने सॉलिड पढ़ा है और इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और सॉलिड की अरेंजमेंट और सीक्वेंस की बुनियाद पर इसकी दो टाइप्स यानी क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स को हमने डिफ़ाइन किया है, और हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है जो कि कौन कौन सी है, ज्योमेट्रिकल शेप, मेल्टिंग पॉइंट, क्लीवेज प्लेन, एनिसोट्रॉपी, सिमेट्री एंड हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स। बाकी जो रहती हैं आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, वो आपके इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करवा दूंगी। आप स्टूडेंट आप अच्छी तरह से इसको पढ़िए, समझिए, खुद पढ़ें,
स्टडी करें। और दूसरा यह है कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर टेस्ट जिसे हम कहें क्वालिफाइड टेस्ट आपके लिए जा रहे हैं कॉलेज में। और तो आपकी डेट शीट भी, तमाम पैटर्न, शेड्यूल, सिलेबस मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो हर एक स्टूडेंट रेडी रहे टेस्ट देने के लिए, और लाजमी कॉलेज में टेस्ट दें और अच्छी तरह से आप इसको पढ़ें और अच्छी तरह से समझें। ओके, थैंक्स लॉट।